हमने पहले चर्चा कर ली है संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर। हम चर्चा कर चुके हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक थी समाजवादी, दूसरी थी पूंजीवादी, तीसरी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम समझ तो चुके हैं, आपको नोट करना है। आप एक चार्ट बनाइए जिसमें ऊपर हेडिंग रहेगी संसाधनों। संसाधनों के आधार पर संसाधनों के स्वामित्व चाहे को घुमा लीजिए। समाजवादी, पूंजीवादी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सोशलिस्ट, इसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट, इसे बोलते हैं मिक्स्ड। दोनों तीन पॉइंट लिखने हैं, समझे लिख लेते हैं। समाजवादी में पहला पॉइंट लिखिए कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा। पहला पॉइंट, कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा। दूसरा, आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण। तीसरा पॉइंट, नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन। नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन। चौथा पॉइंट, मुख्यतः इसका उद्देश्य जनकल्याण। मुख्यतः इसका उद्देश्य जनकल्याण। अगला पॉइंट, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव। बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, इन मार्केट कॉम्पिटिशन का यहाँ पे अभाव होगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट होगा समझ। अब आते हैं पूंजीवादी पे। कीमतों का निर्धारण बाजार सिद्धांत के आधार पर। कीमतों का निर्धारण बाजार सिद्धांत के आधार पर। आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्रों द्वारा। अगला पॉइंट, आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण निजी क्षेत्र द्वारा। फिर अगला पॉइंट, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना। अधिकतम लाभ अर्जित करना। अगला पॉइंट, यह अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप की नीति का पालन करती है। लेसेस-फेयर समझा था, यानी कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आर्थिक क्रियाएं 4, प्रोडक्शन, कंज्यूमर, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें आर्थिक क्रियाओं में सरकार की सीमित भूमिका। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की सीमित भूमिका। अगला पॉइंट, सरकार नियामक की भूमिका अदा करती है। सरकार नियामक की भूमिका अदा करती है। अगला पॉइंट, बाजार प्रतिस्पर्धा एवं जन कल्याण को सम्मिलित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। बाजार प्रतिस्पर्धा एवं जन कल्याण को सम्मिलित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब अगला लिखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
अगली करेंगे अर्थव्यवस्था क्षेत्र, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र। पहले की प्राथमिक क्षेत्र में पॉइंट नंबर 1 पॉइंट करके लिखें, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन। समझा था? प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन। दूसरा, यह क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति करता है। यह क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति करता है। एग्जाम्पल निम्न कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र। अगली एलिमेंट द्वितीय क्षेत्र। अगली द्वितीय क्षेत्र देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल तथा मशीनों की सहायता से, कच्चे माल तथा मशीनों की सहायता से नए उत्पादों को उत्पादित किया जाता है। नए उत्पादों को उत्पादित किया जाता है। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन वैल्यूएडिशन किया जाता है। इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन वैल्यूएडिशन किया जाता है। एग्जाम्पल में विनिर्माण और निर्माण। हेडिंग वाली अभी तृतीय क्षेत्र। अगली हेडिंग तृतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की उत्पादन गतिविधियों में सहायक होता है। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहायक होता है। इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगर यह शेष दोनों क्षेत्रों में संयोजक का कार्य करता है। यह शेष दोनों क्षेत्रों में संयोजक का कार्य करता है। एग्जाम्पल में परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा आदि। ठीक है, अब ये दो तीन ये नए शब्द आया, मूल्यवर्धन। ये होता क्या है समझते हैं, और ये आपके आगे जीडीपी वाले टॉपिक में काम में आएगा। मैं दोनों में पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास को देखना। मूल्यवर्धन होता क्या है? स्टील है, ठीक है, हमने स्टील से 1 टन स्टील से हमने बनाई, 1 टन स्टील से हमने बनाई लगभग 10 लाख की। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो हमने कुछ ना कुछ रुपए खर्च किए ना। 1 टन स्टील से हमने 10 लाख पिन बनाए, सेफ्टी पिन समझना। तो कुछ ना कुछ हमने रुपए खर्च किए, उसे बोलते हैं वैल्यूएशन। ठीक, वहीं दूसरी तरफ देखिए हमने ब्रिटेन का एग्जांपल। ब्रिटेन ने भी 1 टन स्टील से बनाया एक हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर बना लिया। बताइए, अगर हमने 10 लाख पेन बनाए हैं और 10 लाख पेन 10 1 रुपये के हिसाब से लें, कितने बचे? 10 लाख के। ठीक है, वहीं ब्रिटेन ने क्या किया? एक हेलीकॉप्टर बनाया जो कि 10 करोड़ रुपए बेचा। तो एक हेलीकॉप्टर कितने बेचा? 10 करोड़ रुपए का। अब बताइए इनकम कहाँ पे ज्यादा? क्योंकि ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये विकसित है। ये भी आने पाएगा विकासशील और विकसित क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पूंजी का अभाव है ना, यहाँ पे पूंजी की प्रधानता है, पूंजी ज्यादा है। अभी सबको समझिए, इतनी बात समझ में आई? यानी किसके पास हो जाएंगे? इसके पास या इसके पास? वैसी बात है, इसके पास हो जाएंगे। किसने हेलीकॉप्टर का निर्माण किया? अब 2 शब्द और हैं, विनिर्माण, निर्माण। ये समझते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे।
आपने कहीं मकान टूटते हुए देखा? मकान शब्दों का ध्यान दिए, मैं मकान टूटने की बात कर रहा हूँ, घर टूटने नहीं तो बहुत से लोग एज्यूम करते घर टूट रहा है। घर टूटता तो आवाज नहीं आती है ना, मकान टूटता तो आवाज आती है। घर टूटता देखने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मकान नहीं टूटने तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपने सुना होगा कभी मिस्त्री जो मकान होते हैं तोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो मालिक होता है वो एक बात कहता है ध्यान से तोड़ना, यहाँ पे जो ईंटें और सरिया निकलेंगी ये साबुत निकलनी चाहिए, इससे हम आगे की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करेंगे। तो यानी ये कैसी प्रक्रिया है? निर्माण की प्रक्रिया। अर्थात यहाँ पे a प्लस बी, एक दो उत्पाद है a और b, ठीक है, इनसे मैं उत्पाद बना कौन सा? c। अगर हम c में कुछ तोड़ फोड़ करें तो हमें a और b भी प्राप्त हो सकते हैं। ये है अनुक्रमणीय प्रक्रिया, ये है उत्क्रमणीय प्रक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल है, ये साइंस का केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। एक होता है विनिर्माण। मान लीजिए आपने आलू लिया, ठीक है, और आलू से आता है आलू की भुजिया, क्या बनाई? भुजिया, ठीक है, आलू से आता है आलू की भुजिया बनाई। कोई ऐसी टेक्निक है भुजिया से आप आलू स्वयं वही प्राप्त कर लो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो ऐसे को बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, विनिर्माण। आप मार्केट में कोई भी चीज पैकेट वाली खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो ये होती है, ठीक है। आप कहीं मकान बनता हुआ देख रहे हो, अगर मकान का काम किया जाता है तो लोग क्या कहते हैं, आप पूछो क्यों रुक गया, तो कहेंगे लेबर इसमें बिजी है। तो यानी ये कैसा उद्योग हुआ? श्रम गहन उद्योग। कैसा? श्रम गहन उद्योग। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इतनी बात समझ आई? विनिर्माण प्रक्रिया में अगर लेबर अनुपस्थित है तब भी काम चलेगा, क्योंकि ये पूंजी गहन उद्योग। कैसा है? पूंजी गहन उद्योग। इतनी बात समझ आई? आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जबकि आप पढ़ना ये नहीं था, इनसे पढ़ने वाले सब क्यों पढ़ेंगे, वो पढ़ना था। विकासशील, विकसित और अविकसित देश। विकास के आधार पर, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। एक हो गया अविकसित, एक हो गया विकासशील, एक हो गया विकसित। जरा पढ़ते हैं ये होता क्या है। अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, ये पूरा डिपेंड होता है प्राथमिक क्षेत्र पर। किस पे? प्राथमिक क्षेत्र। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था प्राथमिक तृतीय क्षेत्र। इतनी समझ आई? अविकसित अर्थव्यवस्था निर्भर होती है प्राथमिक क्षेत्र। अगर एक प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है तो यहाँ पे जो आय होगी, व्यक्ति की इनकम होगी, कैसे होगी? निम्न, यानी कि निम्न प्रति व्यक्ति आय। इतनी बात समझ आई? ठीक है, क्योंकि ये जो है ना प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ बताइए, इंसान के पास टेक्नोलॉजी का अभाव होगा। टेक्नोलॉजी में दो चीज शामिल होती है, एक होता है पूंजी और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक। इतनी हो सकती है। यहाँ व्यक्ति के पास तकनीक का अभाव है, इसीलिए तो खेती में करता है, वरना खेती करने में इनकम ज्यादा होती है। अब इसके विपरीत समझते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जो होगा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर का रोल ज्यादा होगा इस इकोनॉमी में, ठीक है। जब इसका रोल ज्यादा होगा तो यानी कि आय यहाँ पे कितनी होगी व्यक्ति की?
उच्च होगी, यानी उच्च प्रतिवर्ती आय। कैसे समझते हैं? इंसान ने खेती की 2 महीने और रुपए प्राप्त किए 2 लाख रुपए प्राप्त किए, ठीक है। दूसरा वही व्यक्ति 2 महीने अपनी एक आईटी कंपनी में सर्विस करता है और उसे 5 लाख रुपए प्राप्त मिल जाता है 2 महीने। अब बताइए व्यक्ति किसकी आय है? इधर ये कौन सा सेक्टर है? टर्शरी सेक्टर है। जिसकी खेती की और उसने 2 लाख रुपए जो आय प्राप्त की, कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। इतनी बात समझ में आई? कितना समझ में आ रही है? मैंने आपको यहाँ समझाया है, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का अभाव है। ये कैसा है समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। 1 हेक्टेयर जमीन है, इंसान किसान ने क्या किया? अपना घर बनाया 1 मंजिल। कितना? 1 मंजिल घर आई मकान बनाया, ठीक है। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखा 1 हेक्टेयर जमीन पे इसने बना लिया 100 मंजिल का मकान। कितने मंजिल का? 100 मंजिल का। क्यों? क्योंकि अगर पूछा कि ये कहेगा हमारे पास इतनी जानकारी नहीं, इतनी तकनीक नहीं है कि हम 1 हेक्टेयर जमीन पे 10 मंजिल या 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर सकें। हमारे पास पैसों का अभाव है, पूंजी का अभाव है, ठीक है। जबकि इसने क्या किया? इसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, इसके पास रुपए ज्यादा थे, इसने 1 हेक्टेयर पे 100 मंजिल बिल्डिंग खड़ी। इतनी बात समझ आई? अब इन दोनों के बीच में एक और अर्थशास्त्री से होते विकासशील अर्थव्यवस्था होती, क्या समझते हैं? यहाँ पे संसाधनों का दोहन शुरू नहीं हुआ है, जो कि अभी हम समझ चुके हैं। भूमि एक संसाधन है, भूमि पे 1 हेक्टेयर भूमि का मकान है, उसमें 1 मंजिल का भवन शुरू ही नहीं हुआ है। और यहाँ पे संसाधनों का दोहन अपनी उच्चतम सीमा पे हो चुका है, हो चुका बहुत ज्यादा। अब ये समझते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। ये प्राथमिक सेक्टर से हटके अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पे शिफ्ट हो रही है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से हटके भी प्राथमिक क्षेत्र से इसने अपना मान हटाया और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पे अब शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे जो व्यक्ति की आय है वो तो अपेक्षाकृत इससे ज्यादा होगी अन्य विकसित देश से, परंतु इससे कम होगी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम। अंतरराष्ट्रीय मानकों से आय कम होगी। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे संसाधनों का दोहन अभी स्टार्ट ही हुआ है। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे 1 हेक्टेयर की जमीन थी, इसने 50 बिल्डिंग बना ली है। अभी संसाधन और कर सकते हैं, 50 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, अभी इसको 50 से 100 पे भी ले जाया जा सकता है, परंतु इसके पास इस चीज का अभाव है, टेक्नोलॉजी, वो भी आधुनिक। कैसी टेक्नोलॉजी? आधुनिक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे टेक्नोलॉजी है भी, यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी आ तो गई लेकिन पुरानी है, ठीक है, जबकि ये हाई है। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें भी 2-3 लाइनें समझ दी थी, प्रवासी तो समझ नहीं थी और उसके थोड़े समझने थे, हमने समझ ली। अब मेरा एक सवाल सुनिए, जो इसमें इंटरव्यू बोर्ड पे चल रहा है, जो चल रहा है, इसे सुनने से पहले हम सुनते हैं। अभी मैंने इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू सुना था, बता रहे थे 2021 में उनका इंटरव्यू हुआ था, उनसे एक सवाल पूछा गया था, ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। असली प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारी जो सिलेबस है उसमें क्या कहना है? भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन उसमें पूछा गया ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में। इंस्टेंट इंटरव्यू बोर्ड बैठा 2 काम कर सकता है, पहला सवाल से पूछ सकता है क्या मुझे नहीं पता, या ये कह सकता है कि ये तो सिलेबस में नहीं, और अगर ऐसा कहेगा तो ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था में हटाया और वहाँ ब्रिटेन लगा दिया, विकसित लगा के ब्रिटेन, समझिए। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय उच्च है, यहाँ पे ब्रिटेन में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का योगदान बढ़ चुका है, या ब्रिटेन में संसाधनों का दोहन एकदम उच्चतम सीमा पर हो चुका है।
ठीक है। ब्रिटेन में जीडीपी की रोल बहुत अलग हो चुका है। बस में कितना समझ आ गया? अब मेरा एक सवाल सुनिए, सवाल पूछेगा आपको पॉलिटिकल, ठीक है, आपको लेके आए इकोनॉमिकल में, जैसे शुरुआत से लेके अभी तक कहता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में ये भी बात कहते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। क्या ऐसा संभव है? याद रखिए, ये सकारात्मक सोच है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, ना तो हम नकारते हैं ना ही आप नकार सकते हैं। सकारात्मक है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। क्या ऐसा संभव है? सवाल क्या है? उन्होंने एक शब्द डाल दिया, भारत के प्रधानमंत्री। अगर कोई विपक्षी पार्टी का होगा, मतलब जो विपक्षी होगा वो ये कहेगा नहीं नहीं ये या वो, बस जो कि मैं ऐसा कहना नहीं है, और पक्षधर होगा वो ज्यादा पक्ष लेगा, जबकि हमें ऐसी बात नहीं करनी, हमें इसी वोट से आंसर देना है। क्या कि भारत के पास टेक्नोलॉजी आधुनिक नहीं है, भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। संसाधन 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 के चार कारक, जब आप इस तरह से मिल जाएगा संसाधन के चार कारक। पहला भूमि, भूमि भारत के पास कम नहीं है क्योंकि बहुत सारे रिश्ता, ठीक है। दूसरा भूमि के बाद दूसरा क्या है? श्रम। यही तो है सर हमारे पास, हमने चाइना को भी छोड़ दिया लेकिन यही तो है हमारे पास, लेकिन कुशल श्रमिक का अभाव है। कैसे? कुशल श्रमिक तो बहुत हैं लेकिन कुशल श्रमिक का अभाव है, यानी कि इंसान तो सभी हैं परंतु बिल्डिंग शुरू नहीं कर सकते हैं। सबके पास एक ऐसी स्किल नहीं है जिससे वे अपना घर बार चला सके। श्रमिक तो खूब है लेकिन स्किल बेस लेवल की कमी, ठीक है। तीसरा पूंजी। पूंजी में दो चीजें, एक हो गई कैपिटल, एक हो गई टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी का तो अभाव है ही, हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, लेकिन कैपिटल जवाब आया नहीं, कैपिटल का भी अभाव है नहीं। याद करिए 8 नवंबर 2016 जिस दिन नोटबंदी की घोषणा हुई थी, अगले दिन बैंक की लाइन में लोग खड़े थे। आप जिसको सबसे बड़ा भिखारी समझ रहे थे वो भी 20 लाख रुपए लेकर अपने बैग के साथ खड़ा है। आप कह रहे के पास पैसा आया कहाँ से, आप की दिमाग लगा रहे हो, है ना। पैसे तो भारत के पास बहुत है, भारत अभी भी सोने की चिड़िया है, भारत अभी भी सोने की चिड़िया है, लेकिन वो सोना उसी चिड़िया के पास है। बात नहीं है तो यानी कि आपके पास पैसे का अभाव नहीं। आधुनिक टेक्नोलॉजी कम हो ज्यादा नहीं होती है, टेक्नोलॉजी कम हो ज्यादा नहीं होती है, एक होती है आउटडेटेड, एक होती है अपग्रेडेड। जैसे आप ये नहीं कहोगे मेरे पास कम टेक्नोलॉजी का मोबाइल है, आप ये कहो मेरे पास पुराना टेक्नोलॉजी का मोबाइल है ना, नई टेक्नोलॉजी का नहीं, ठीक है। यानी हमारे पास इसका अभाव टेक्नोलॉजी का भी। और अगला है उद्यमशीलता, ऑनरशिप, यानी कि रिस्क लेने की प्रवृत्ति, हमारे पास इसका भी अभाव है क्योंकि हम लोगों के पास रिस्क लेने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ रिस्क नहीं ले रहे हैं, समझ में आएगा? जो आप लोग दिमाग लगा रहे हो, ये कॉलेज वाला रिस्क नहीं है, ये बिजनेस का रिस्क है। आपने घर परिवार में सुना होगा बेटा पढ़ लिख लो, कोई अच्छी सी जॉब ले लो, है ना। तो हमारे पास इसका उद्यमशीलता का इतनी बात समझ में आएगी, बहुत बढ़िया। तो अगर यदि हम लोग श्रमिक को कुशल कर दें, पूंजी आधुनिक जाए, थोड़ा कैपिटल का इन्वेस्ट करें और उद्यमशीलता का प्रभाव बढ़े तो हम लोग 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। ये हुआ इसका जवाब, ठीक है। इतनी समझ। अब अगली बात, हमारे पास उद्यमशीलता का अभाव कम है, इसीलिए एक योजना चलती है स्टार्टअप एंड स्टैंडअप प्लान। बात समझ में? ये युवाओं को प्रोत्साहन देता है कि वो उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को अपने अंदर बढ़ाएं, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा प्रति व्यक्ति आय, अब इसका कुछ ना कुछ तो डेटा होगा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितनी है। तो याद रखना मेरी एक बात कि आप लोग ऑथेंटिक सोर्स से चीजें देखेंगे, ना कि आप गूगल पे गए विकिपीडिया पे सर्च किया और आ गया आंसर, या आजकल जो चलता है एआई, है ना, चैट जीपीटी, उससे याद नहीं लेंगे, ना कि आप मेरे नोट्स के अनुसार कि सेल्फ नोट्स के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है।
एग्जाम में तुरंत काट देगा, उसे चाहिए ऑथेंटिक डेटा, यानी कि बजट के अनुसार। ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा कैसे हम लोग ऑथेंटिक डेटा लेंगे। मैं आपको हर एक कदम के लिए इंडियन इकोनॉमी में आपको समझाता चलूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। इतनी बात समझ आई? अभी नोट कर लेते हैं। पहले एक चार्ट बनाइए जिसपे लिखिए विकास के आधार पर। एक अल्पविकसित अंडर डेवलप्ड अंडर लेस डेवलप्ड कंट्री, एक विकासशील डेवलपमेंट कंट्री और एक विकसित डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, विकसित कंट्री में देखिए संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में, संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में। दूसरा, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय। तीसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक। अगला पॉइंट, तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हुए देश, तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हुए देश। अगला पॉइंट, आधारभूत संरचना की स्थिति अत्यंत खराब, आधारभूत संरचना की स्थिति अत्यंत खराब। ठीक है, अगला, गरीबी एवं बेरोजगारी की उच्च दर, गरीबी एवं बेरोजगारी की उच्च दर। एलपीसी कंप्लीट हुआ, अब आइए विकासशील पर। संसाधनों का दोहन प्रारंभ परंतु अनेकों संभावनाएं विद्यमान, संसाधनों का दोहन प्रारंभ परंतु अनेकों संभावनाएं विद्यमान। अगला पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम, प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम। अगला पॉइंट, आधुनिक तकनीक का अभाव, आधुनिक तकनीक का अभाव। अगला पॉइंट देखिए, सुदृढ़ आधारभूत अर्थव्यवस्था की कमी, सुदृढ़ आधारभूत अर्थव्यवस्था की कमी। अगला पॉइंट, औद्योगिकीकरण में अनेकों संभावनाएं विद्यमान, औद्योगिकीकरण में अनेकों संभावनाएं विद्यमान। अगला देखो, विकसित अर्थव्यवस्था, संसाधनों का दोहन उच्चतम उच्च प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट पॉइंट, तकनीक की दृष्टि से अग्रणी देश, तकनीक की दृष्टि से अग्रणी देश। अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का योगदान अधिक, अर्थव्यवस्था में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का योगदान अधिक। जो लोग इसको नोट नहीं कर रहे हैं वो मेरी बात लिख के ले लें। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं आपको समझ में कम आएगा, अगर आप पेंसिल पकड़ के नोट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा अपेक्षाकृत। मतलब क्लास सभी देखते हैं 2x स्पीड पे देख लो ना, इससे दे रहा है। आधुनिक वो आधारभूत संरचना होता क्या समझते हैं, जैसे कि सड़क। अगर कोई अविकसित देश है तो वहाँ सड़क का क्या होगा, सड़क तो अच्छी होगी रेलवे, क्योंकि इसमें आपकी पूंजी की प्रधानता होती है आधारभूत संरचना, क्योंकि भाई सड़क बनवाओ पैसे ज़्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, समझना। यानी कि अविकसित देश में ये तो होगी ही नहीं, जबकि विकासशील देश में ये बनना प्रारंभ होगी, कुछ ही शहरों में होगा। जैसे कि रेलवे अच्छा है, अच्छे अच्छे रेलवे के स्टेशन, सड़क अच्छी से अच्छी और एयरपोर्ट है ना, हवाई अड्डा। फिर विकासशील देशों में ये अच्छी से अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है ही नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा है। यानी सड़क VIP, एयरपोर्ट 16 लाइन है ना, रेलवे स्टेशन हर एक शहर में, एयरपोर्ट हर एक अच्छे से अच्छे शहर में एयरपोर्ट, अच्छी सुविधाएं, नीट एंड क्लीन। शायद देखो सब शहर दिखने लगे है ना, समझा। जैसे कि अपने यहाँ बनाए जेवर एयरपोर्ट, चर्चा मिला
क्योंकि हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था में, अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट ये आधारभूत संरचना बन रही है, इतनी बात कंफर्म। जो मैं आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाया था निर्माण विनिर्माण, आपकी कॉपी ऐसी होती है ना, सॉरी ऐसी नहीं होती, इतनी खराब भी नहीं होती है, आई मीन खराब होती नहीं है, इधर हाथ से बनाया। तो अगर आपको यूपीएससी तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि यूपीएससी की जो आंसर शीट होती है ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होता है और यहाँ पे लिखा होता है इस हाशिए में कुछ ना लिखें, तो आपको याद डालनी है बिना लाइन की कॉपी इस तरह से हो, ठीक है। और यहाँ अभी जो कोचिंग नोट्स में जो आपको एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया जैसे निर्माण विनिर्माण और मूल्य वर्धन वैल्यू एडिशन, इन शब्दों को आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप थोड़ा समझते हैं ये कॉपी का रोल होता क्या है, क्या क्या नहीं होता है। यूपीएससी ने कॉपी दी, लिखा 150 से 150 शब्दों का आपको आंसर लिखना है। आपने आंसर यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे लिखा संसाधनों का दोहन बचा, दोहन उच्चतम स्तर पर, ठीक है। दोहन आपने यहाँ पे लिया, उच्चतम यहाँ पे लिया स्तर पर, ठीक है। एग्जाम में देखिएगा यहाँ पे आपके नंबर काट देंगे। आंसर था 150 शब्दों का, आपने पहुँचा दिया 199 शब्दों का। एग्जाम में वो लगा वैसा भी तो गलत है, उसने और नंबर काट दिए। आपका आंसर एक्यूरेट और टू द पॉइंट होना चाहिए, तो आपको इन जगहों पे नहीं लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, आप लिख रहे हो, आपने ऊपर लाइन लगाना भूल गए, ये होगी स्लो रेखा, इसके नंबर काट दिए क्योंकि आपके पास समय, क्योंकि आपने आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। आगे समझाऊंगा आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करनी है, ये भी ये टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। अभी इसमें चला करते हैं, आम करेंगे ना। अभी तो कम से कम ये बात याद रखना, शुरुआत में 5 से 6 क्लासेस हैं, यही पूरी आने वाली क्लासों का क्लास है। एक क्लास अगर आप मिस कर दी तो आप आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इतना क्लियर, आगे चला करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।